गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है जुडिशियल रिफॉर्म्स इन इसराइल। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इसराइल में जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है एक बहुत ही कंटेंशियस बिल जो है वो पास कर लिया गया है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को कर्ब किया जाएगा। इससे सुप्रीम कोर्ट की जो एबिलिटी है गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के डिसीजंस की को ओवरटर्न करने की, उसको जो है वो लिमिट कर दिया जाएगा। अब ये क्या मेजर्स हैं, क्यों पास किया गया, इसके बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है अभी जो है जो नेशनल गवर्नमेंट होगी इसराइल की, उसको जो है ओवर रूल करने के लिए रीज़नेबलनेस का जो लीगल स्टैंडर्ड है वो इस्तेमाल करता है। रीज़नेबलनेस मतलब क्या होता है कि कोर्ट कहता है कि क्या आपने जो भी डिसीजन लिया है उसमें जो भी रेलिवेंट फैक्टर्स थे आपने वो वे इन किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो उसके बेसिस पर जो है डिसीजंस को जो है वो एक तरह से एनालाइज किया जाता है। क्योंकि इसराइल में अब कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, सिर्फ एक बेसिक लॉ है जिसमें कि राइट्स और फ्रीडम्स मेंशन है लोगों के। तो इसराइल के जो जजेस हैं वो लीगल स्टैंडर्ड जो है वो इसी रीज़नेबलनेस के ही बेसिस पर जो है वो जज करते थे। लेकिन जो नेतन्याहू गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है कि वो इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स को जो है वो ज़्यादा पावर देना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू अनइलेक्टेड जजेस, कि जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स की भी जो है उसमें से होनी चाहिए। अब जो है क्या रिफॉर्म्स हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। पहला रिफॉर्म तो ये है कि जो 120 मेंबर पार्लियामेंट है वो ओवरराइड कर सकेगी किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एक सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। दूसरा ये है कि एक लॉ जो है बनाया जा रहा है जिसमें कि लॉ मेकर्स को ग्रेटर रोल मिलेगा सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट में। अभी क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट होती है वो प्रोफेशनल्स, जस्टिसेस और लॉ मेकर्स जो है मिलकर करते हैं। अब इस चेंज के बाद जो है वो लॉ मेकर्स को एक मेजॉरिटी मिल जाएगी इस कमेटी में। तीसरा ये है कि जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, अभी उनको इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स अपने लीगल एडवाइज़र्स रखने पड़ते हैं, लेकिन अब जो है मिनिस्टर्स को ये अलाउ किया जाएगा कि वो अपने खुद के लीगल एडवाइज़र्स भी रख सकें। अब ये क्यों ऐसा किया जा रहा है? गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जो है हमारी जो जुडिशरी है वो लेफ़्ट लीनिंग बन चुकी है और एक तरह से एक्टिविस्ट जुडिशरी बन चुकी है। तो एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो तीनों ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट में लाना ज़रूरी हो चुका है। और नेतन्याहू का जो कोalition गवर्नमेंट है वो ये कह रहे हैं कि इसके थ्रू जो है पावर जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में आएंगी दोबारा, और अनइलेक्टेड जजेस के पास से पावर जो है वो छीनी जाने वाली है। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो ये कह रही हैं कि इजरायली डेमोक्रेसी एट स्टेक आ चुकी है, पॉलिटिकल कंट्रोल हो जाएगा जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स में, सुप्रीम कोर्ट की पावर को जो है लिमिट किया जा रहा है, और गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट के डिसीजन को ओवर रूल कर सकेगी। उसकी वजह से जो है करप्शन आगे फैलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली नेशनल डेंटल कमीशन बिल 2023 लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है। ये जो है डेंटिस्ट एक्ट जो है 1948 का, उसको रिपील कर रहा है और डेंटल एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाने के लिए बिल लाया गया है। जो नेशनल डेंटल कमीशन है वो बनाया जाएगा इसमें, जो कि पॉलिसीज़ ड्राफ्ट करेगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेगा, और जो प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस में फ़ीस होती है उसमें 50% सीट्स की जो है फ़ीस को रेगुलेट भी करेगा। अब जो है इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, एक चेयरपर्सन, 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और 24 पार्ट टाइम मेंबर्स। मेंबर्स ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, हेल्थ मिनिस्ट्री, एम्स जो हैं वो, उसके जो मेंबर्स होंगे वो 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में से आएंगे। ठीक है, एक डेंटल एडवाइजरी काउंसिल भी बनाया जा रहा है, जो कि एक एडवाइजरी बॉडी होगी जो कमीशन को एडवाइज़ करेगी कि जो है जो भी काम करना है, और स्टेट्स और यूटीज़ के साथ भी जो है कोऑर्डिनेशन बनाने में हेल्प करेगी। एक एग्जिट टेस्ट भी लिया जाएगा डेंटिस्ट का, जैसे कि अभी नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्लोरोइन। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो साइंटिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के, वो एक न्यू वे जो है वो डिराइव करके लाए हैं, जिससे कि फ्लोरीन एटम्स जो है बनाए जा सकेंगे, या बनाए तो क्या कहेंगे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑब्टेन किए जाएंगे। तो फ्लोरीन जो है वो एक कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम फ्लोराइड से बनाया जाता है, जिसको फ्लोरस्पार भी कहते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है और उसके थ्रू फ्लोरोकेमिकल्स क्रिएट किए जाते हैं। इसी फ्लोरीन का इस्तेमाल करते करते हैं हम प्लास्टिक बनाने में, एग्रोकेमिकल्स में, लिथियम आयन बैटरीज में और ड्रग्स में। लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड का इस्तेमाल करने की वजह से जो है कुछ दिक्कतें थी, क्योंकि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो एक एक्सट्रीमली पॉइजनस और कोरोसिव लिक्विड है, स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब जो न्यू प्रोसीजर जो है डिराइव किया गया है वो थोड़ा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड वाले जो प्रोसीजर है वो थोड़ा उससे बेटर है।
कैसे बेटर है? रिसर्चर्स ने बेसिकली ह्यूमन बॉडी में जैसे जो बोन्स और टीथ बनते हैं उससे इंस्पिरेशन ली और कैल्शियम फॉस्फेट बायोमिनरलाइजेशन का जो है इस्तेमाल किया। अब इसमें क्या होगा, पोटेशियम फॉस्फेट की एक बॉल का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि फ्लोरीन जो है बहुत रिएक्टिव होता है और जो कैल्शियम एटम्स हैं वो फॉस्फोरस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो जितने भी कैल्शियम के जो एटम्स होंगे वो आपके कैल्शियम जो है जो फॉस्फोरस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, पोटेशियम और फॉस्फेट में से फॉस्फोरस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और जो कैल्शियम है वो उसकी तरफ मूव हो जाएगा और जो फ्लोरीन एटम्स है वो एक तरह से डिफरेंट अलग हो जाएंगे। ठीक है, फ्लोरोमिक्स बन जाएगा उसका। इससे जो है 50 फ्लोरोकेमिकल्स जो हैं हम बना पाएंगे और 98% यील्ड हमें मिल पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं PSLV C56। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इसरो ने अनाउंस किया है कि वो PSLV C56 के थ्रू सिंगापुर की DSSAR सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे जुलाई 30 को। तो इसमें 6 को पैसेंजर्स मतलब 6 और सैटेलाइट्स भी जाने वाली हैं और DSSAR जो सिंगापुर की सैटेलाइट है 360 kg सैटेलाइट होगी। नियर इक्वेटोरियल ऑर्बिट में इसको जो है वो छोड़ा जाएगा 5 डिग्री इंक्लिनेशन और 535 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड के साथ। ये DSSAR सैटेलाइट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की जो है DSTA और ST इंजीनियरिंग के बीच में एक पार्टनरशिप है। सैटेलाइट इमेजरी रिक्वायरमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर की उसको जो है पूरा करने के लिए इसको छोड़ा जा रहा है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार भी जो है लगाया गया है जो कि इजरायली एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने बनाकर दिया है और ये 1 मीटर के रेजोल्यूशन फुल पोलैरिमेट्री के साथ जो है देने में जो है ये सक्षम होगी। और जो 5 बाकी की सैटेलाइट्स भी जा रही हैं उनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। साइंस एंड टेक और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लोगों में एजुकेशन और अवेयरनेस जनरेट कराने के लिए फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में के बारे में वर्ल्ड फ्रेजाइल एक्स अवेयरनेस डे जो है हर 22 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम क्या है? एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिसीज़ है जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में पास ऑन होती है। इसको हम मार्टिन बेल सिंड्रोम भी कहते हैं। बहुत ही कॉमन हेरिडिटरी है डिसीज़ होती है ये। मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है इससे बॉयज़ में, खासकर 1 in 4000 बॉयज़ को इफेक्ट करती है। बहुत ही कम कॉमन है ये गर्ल्स में। और इससे होता क्या है, डेवलपमेंटल और लर्निंग प्रॉब्लम्स आती हैं। क्रॉनिक और ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है। अगर ये फादर से इनहेरिट हो रही है तो ये ऑफ कोर्स सिर्फ डॉटर को ही जो है अफेक्ट करेगी, लेकिन अगर ये मदर से जो है इनहेरिट हो रही है तो ये दोनों जेंडर्स को, डॉटर और सन दोनों को इफेक्ट कर सकती है। होती कैसे है? एक डिफेक्ट होता है FMR1 जीन में जो कि एक्स क्रोमोसोम में होता है, उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। इसको क्योर तो नहीं कर सकते, बस ट्रीटमेंट की जा सकती है। कुछ लैंग्वेज या सोशल स्किल्स जो है वो जो है जो है लोगों को सिखाकर उसके थ्रू जो है ये लर्निंग प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। साइंस एंड टेक और सोशल इश्यूज दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कंफर्म किया है कि एक केस जो है फेटल मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस का जो है अबू धाबी में जो है वो पाया गया है। तो ये जो है सबसे पहली बार सऊदी अरेबिया में 2012 में पाया गया था। लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस को बिलोंग करते हैं ये, कोरोना वायरस की ही एक फैमिली को। इसमें होता क्या है, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, निमोनिया भी कॉमन हो जाता है, लेकिन ऑफकोर्स हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है वो मर्स होने पर निमोनिया होगा ही। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इसका फर्टिलिटी रेट बहुत हाई है, 35% जो है वो इसका फर्टिलिटी रेट रहता है। कोई वैक्सीन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी जा सकती है। मर्स जो है ये आपका एक जूनोटिक डिसीज़ है, एनिमल्स और पीपल के बीच में ये ट्रांसमिट होती है। इसका ओरिजिन जो है अभी तक पता नहीं लगा है, लेकिन ये वायरस जो है ये बहुत आसानी से पास नहीं होता है पर्सन टू पर्सन अनलेस देयर इज़ कोई क्लोज कॉन्टैक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने फर्स्ट स्टेप लिया है कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज़ के कंटेक्स्ट में, और जो ये स्टडीज़ जो है कंडक्ट की जाती हैं वैक्सीन और ट्रीटमेंट डेवलपमेंट के लिए। अब आपको पता है एथिकल इश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं। जब भी कोई समझ लो आपने वैक्सीन इंट्रोड्यूस करनी है तो उसमें सैम्पलिंग करनी पड़ती है, मतलब लोगों पे ट्रायल करने पड़ते हैं। उसी को हम कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज़ करनी पड़ती हैं। तो उससे रिलेटेड जो है एथिकल इश्यूज़ जो है उसको डील करने के लिए इंडिया ने स्टेप लिया है। अब ये कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज़ होती क्या है? इन्फेक्शियस डिसीज़ का ह्यूमन इन हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट होता है, तो इसके लिए हेल्दी वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं जो कि इन पैथोजेंस को कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जिनमें इंटेंशनली उनको एक्सपोज किया जाता है, फिर जो भी वैक्सीन उनको दी हुई है उसकी जो है इम्पैक्ट देखा जाता है और
उसी के बेसिस पर जो है, अब से ऐसे कोविड हुआ था जब, तो जब वैक्सीन बनी थी तो फर्स्ट ट्रायल हुआ, सेकंड ट्रायल हुआ, थर्ड ट्रायल हुआ। जब ये जो ट्रायल चल रहे थे उसमें जो हेल्दी इंडिविजुअल्स थे उनको जानबूझकर कोविड जो है वो से इन्फेक्ट किया जा रहा था बाद में वैक्सीन देने के बाद, ताकि ये देखें कि वैक्सीन क्या है, कोई इम्पैक्ट है भी या नहीं है। ठीक है। तो ये जो है कंट्रोल्ड ह्यूमन जो है स्टडीज़ कैसे वर्क करती हैं, रिसर्चर्स जो हैं हेल्दी अडल्ट वॉलंटियर्स को जो है वो रिक्रूट करते हैं, उनको एक्सप्लेन किया जाता है कि क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। तो कोई चाहे वैक्सीन हो चाहे कोई ट्रीटमेंट हो, वो उनको दी जाती है और उसके बाद उनको पैथोजेंस जो है उनको एक्सपोज किया जाता है। इस चीज़ के लिए उनको पैसे भी दिए जाते हैं ऑफ कोर्स। तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ये बहुत कॉमन है, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू जैसी बीमारियों की जो है ट्रीटमेंट को के लिए जो है ये स्टडीज़ की कंडक्ट की जाती हैं। और ये बहुत ज़रूरी होती हैं क्योंकि अगर आप बिना जो है स्टडी के आप लार्जर पॉपुलेशन में जो है ऑफ कोर्स ये कोई भी ड्रग या कोई भी वैक्सीन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। इसकी ज़रूरत इसलिए भी पड़ी इंडिया में क्योंकि इंडिया में इन्फेक्शियस डिसीज़ का बर्डन बढ़ता जा रहा है। 30% जो डिसीज़ बर्डन है वो कंट्री में इन्हीं इन्फेक्शियस डिसीज़ का है। तो ये जो है कंट्रोल्ड ह्यूमन इन्फेक्शन स्टडीज़ जो है इसी के बेसिस पर ही जो है हमको उस पैथोजन के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। ठीक है, जो भी डिजीज़ के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is judicial reforms in Israel. This topic is important for your international relations. So widespread spread protests are being seen in Israel because a highly contentious bill has been passed uh, with respect to curbing the powers of Supreme Court. So this parliament, the Parliament of Israel, has limited the ability of Supreme Court to overturn decisions made by government ministers of Israel. So what is this new measure which has been passed? So Supreme Court cannot now overrule national government, which it was otherwise doing using the legal standard of reasonableness. So reasonableness is basically a legal standard through which a judge or a court rules that the decision made by the government or any individual was of reasonable nature or not. Okay, so it sees that all relevant factors were considered or not before making that decision. Because Israel does not have any constitution, it only has rights and freedoms enshrined in the basic law. That's why Israeli judges frequently use this legal standard of reasonableness to strike down decisions made by lawmakers and ministers. But the government has said that they want to give more power to elected legislators and in comparison to unelected judges. So three major reforms have been proposed. First, of course, is the one that Parliament of Israel, that is Knesset, would be able to override any Supreme Court judgment just by a simple majority. Second says that a law that second also talks about a law that would give greater role to lawmakers in appointment of Supreme Court judges. And currently there is a committee consisting of professionals, justices and lawmakers, which basically deal with which basically uh, makes these judicial appointments. But now the lawmakers in that committee would have a majority in the committee. Okay, so the third measure is about allowing the ministers to choose their own legal advisors. Okay, so the government is saying that the judiciary has turned left leaning and it has become an impediment to the legislative agenda of the government. So the government wants to restore a proper balance between the three branches of government. Okay, and that's why this reform plan has been made to restore power to elected representatives instead of the interventionist judges. But the opponents are saying that the future of Israeli democracy is at stake now. This will tighten political control over judicial appointments. This will also limit the Supreme Court's ability to overturn government decisions, and this would empower the government to overrule courts' decisions. Okay, which would of course ultimately lead to corruption. So the next topic is National Dental Commission Bill 2023. This topic is important for your governance section. So government has recently introduced the National Dental Commission Bill 2023 in the Lok Sabha, and it seeks to repeal the Dentist Act of 1948, and it will also make dental education more affordable. This National Dental Commission would draft policies and maintain quality standards. It will also regulate fees for 50% of seats in private dental colleges. It will consist of a chairperson, 8 ex officio members, and 24 part-time members. So members of National Medical Commission, Health Ministry, AIMS will be among the 8 ex officio members who will be part of this National Dental Commission. So there is also there will also be a dental advisory council, which will advise the commission, and it will also be the platform through which states and UTs will put forth their views before the commission.
Okay, and there will also be an exit test for dentists like the ones that we have for MBBS students, the national exit test. So the next topic is fluorine. This topic is important for your science and tech section. So recently, scientists from University of Oxford have come up with a new way to obtain fluorine atoms, and this fluorine comes from because this fluorine comes from calcium salt called calcium fluoride. Or it is also called fluorspar. But the technique used is involves hydrogen fluoride, which is a very poisonous and corrosive liquid, and it also requires special transportation and storage. But fluorine is important because it is used in plastics, agrochemicals, lithium-ion batteries, and drugs. So that's why this new procedure has been made, which would be helpful to obtain fluorine atoms. So scientists or the researchers have taken inspiration from how the human body makes bones and teeth through calcium phosphate biomineralization. So now fluorspar will be placed in a ball mill with potassium phosphate. This potassium, this phosphor, because the calcium atoms prefer phosphorus, and they are very reactive with it. So the calcium atoms would start joining with the phosphorus, and the fluorine would be differentiated, and this would turn into fluoromix. This fluoromix will be reacted with organic compounds, and it could create around 50 fluorochemicals with up to 98% yield. So the next topic is PSLV C56. This topic is important for your science and tech section. Recently, ISRO has announced the launch of PSLV C56, which would be carrying the Singapore's DSSAR satellite, which will take place on 30th of July. So this PSLV C56 would carry the DSSAR satellite along with 6 co-passengers. So this would be launched. This DSSAR would be 360 kg satellite into near equatorial orbit at 5 degrees inclination and 535 kilometer altitude. So it has been developed under a partnership between DSTA, which is representing the government of Singapore, and ST Engineering. This will be used to support satellite imagery requirements of various agencies within the government of Singapore, and it carries a synthetic aperture radar which has been made by Israeli Aerospace Industries, and it will be able to image at 1 meter resolution with full polarimetry. So the rest of the 5 satellites which will be carried out by PSLV C56 are mentioned here. Okay, so the next topic is Fragile X syndrome. This topic is important for your social issues and science and tech section. So to spread education and awareness about Fragile X syndrome, the World Fragile X Awareness Day is observed on 22nd July each year. So this is an inherited genetic disease which is passed down from parents to children. It is also known as Martin-Bell syndrome, and it is most commonly inherited and it causes mental disability in boys, but it is less common in girls. It is chronic and lifelong condition. It causes developmental and learning problems. If it is inherited by the father, then it will only affect the daughter, but if it is inherited by the mother, then it can affect both genders. So this is caused by a defect in FMR1 gene, which is located in the X chromosome. It cannot be cured, just basic treatment is given to help the people with learning key language and social skills. So the next topic is Middle East Respiratory Syndrome. This topic is important for your social issues and science and tech section. WHO has recently confirmed a case of potentially fatal Middle East Respiratory Syndrome coronavirus in Abu Dhabi. So this was first identified in Saudi Arabia in 2012. And coronaviruses, you know that they are a large family of viruses which can cause several diseases. But this MERS symptom include fever, cough, and shortness of breath. Pneumonia is also common, but it is not always present. Gastrointestinal symptoms are also there, but the worst thing is that the fatality rate is about 35%. Currently there is no vaccine or specific treatment which is available for it, and so that's why the treatment remains supportive only. So MERS-CoV is basically a zoonotic virus, and it is transmitted between animals and people. The origins of the virus are not fully understood as of now, and it also does not pass easily between people to persons to persons unless there is very close contact. So the next topic is controlled human infection. This topic is important for your social issues. So India has taken the first step to introduce controlled human infection studies, which is used in many countries for vaccine and treatment development. So due to ethical issues involved,
this CHIS or controlled human infection studies become a no-go area in India, and people say that it involves deliberate harm, possible disproportionate payment, and also inducements. But it is important. Otherwise, how would you approve the vaccines or treatments or drugs? Okay, so these CHIs are important whenever you are testing a vaccine or treatment or drug for for or to be given to the larger public. So, like with COVID, we did not just give the vaccines when they were developed. We had to go for this controlled human infectious studies through sampling. First, there was first phase trials, second phase trials, and only after third phase trials, these vaccines were approved. So this controlled human infection studies, the healthy individuals are intentionally exposed to that pathogen or the virus in a controlled environment to see if the vaccine which has been given or the treatment which has been given to them is effective or not. Okay, so that's why they have this. These studies have a long history and they make important contributions to the treatment and prevention of many infectious diseases. So generally, researchers recruit a group of healthy individuals and they are given an in-depth explanation of the process and also the risks involved. They are also financially reimbursed for their time, and this is a very important part of any approval of a drug or any treatment. So for India, you know that 30% of the disease burden in the country is related to infectious diseases. That's why it is important that these studies are regulated and they are, of course, performed before any vaccine or treatment or drugs are given to the larger public. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.